सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, आज हम जो आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए 2000 कब बताऊं आपको, मैंने 2020 का जो जून का टेस्ट दिया था ना, उसमें इससे क्वेश्चन आया था। जून में ही दिया था ना, जून का ही तो टेस्ट था, उसके बाद तो टेस्ट हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो उसमें न्यूक्लिक एसिड से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था। किससे? न्यूक्लिक एसिड से। और वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल ही सिंपल। बस आपको ट्रेंड बताना था, आपको स्ट्रैंड बतानी थी वो कैसे चल रही थी। जो डीएनए की डबल हेलिक्स होती है ना, डीएनए की डबल हेलिक्स, डीएनए की जो डबल हेलिक्स होती है, उस डबल हेलिक्स में एक हेलिक्स, दो हेलिक्स होती है, तो वो स्ट्रैंड कैसे चलती है, 5' से 3' और 3' से 5', ऐसे ही चलती है ना डबल हेलिक्स की। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था वो। डीएनए की डबल स्ट्रैंड मतलब कि किस टाइप से चलती है वो, और उसकी जो सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस के बारे में बताना था। उन्होंने दिया हुआ था 5' से 3', ठीक है ना। और 5' के 3' और जो ये तो फर्स्ट वो होगी हेलिक्स, उसके बाद सेकंड हेलिक्स जो थी वो कैसे चलती है, उसकी सीक्वेंस कैसी होती है, बस सीक्वेंस पूछा हुआ था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था वो, ठीक है ना। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड से एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स में आ गए ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स, ये ठीक है ना। तो ये देखिए एक इजी टॉपिक है, इजी से टॉपिक है बिल्कुल। कोई ज्यादा मतलब कि इसमें आपको कोई ज्यादा माइंड नहीं लड़ाना, ठीक है ना। बिल्कुल इजी से टॉपिक है, और आप अगर इनको कर गए तो ये मान के चलिए, अगर यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने पुट हो जाता है तो वो आप क्या उसमें आप 4 मार्क्स इजिली मतलब कि ले लोगे, ठीक है ना, इजिली गेन कर लोगे। तो कोई ज्यादा आपको मतलब कि ये नहीं कि फिजिकल केमिस्ट्री की तरह उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाना होगा, क्वेश्चन को निकालना होगा, रिएक्शन निकालनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा भाई, जैसे कि साइनाइड से अटैक करा दिया, साइनाइड की मतलब रिएक्शन आएगी, जैसे साइनाइड वाली मैंने रिएक्शन कराई थी ना, साइनाइड की रिएक्शन कराई थी। साइनाइड की रिएक्शन कहां पे हुई थी, जैसे कि मैंने साइनाइड की रिएक्शन कब करा था, जब मैं कार्बन की एडिशन करा रहा था, कार्बन को ऐड करा रहा था। कार्बन को ऐड कराते टाइम हो रहे थे ना, जैसे कि मैंने किलन फिशर सिंथेसिस किया, उसमें क्या हो रहा था, कार्बन ऐड हो रहा था। वो रफ डिग्रेडेशन, वोल्स डिग्रेडेशन में कार्बन डिक्रीज हो रहा था। तो ये कुछ एक रिएक्शंस थी जो बायोमोलिक्यूल्स से पूछी जा सकती है, जो मैंने आपको सभी कराए भी हैं। आप सभी लेक्चर्स बायोमोलिक्यूल्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी लेक्चर हैं उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। वो आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन करना, सभी स्टूडेंट प्लेलिस्ट ओपन करना और कार्बोहाइड्रेट्स के सभी लेक्चर देख लेना वहां से। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा नेट जेआरएफ में, सीएसआई नेट जेआरएफ में, गेट में भी, ठीक है ना। उससे बाहर कुछ ज्यादा पुटअप नहीं होगा। अब देखिए, और एक और खुशखबरी लेके आया हूं आपके लिए, वो ये है कि यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसका भी फैब में ही एग्जाम होगा। तो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी भाई लग जाइए तैयारी में, क्योंकि हमारा सिलेबस सारा वही है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचिंग हम प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसका अच्छे से फायदा उठाइए, ठीक है ना। उसमें कोई भी मतलब कि हेजिटेशन, मतलब ये मत सोचिएगा कि बस फ्री है, फ्री नहीं है। ये जो डाटा जो मैं लेके आया हूं ना आपके लिए, ये आईआईटी का है, ठीक है ना, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का है। जो हमने पढ़ा वो यूपीएससी का है, ठीक है ना, सभी सारा यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का वो मतलब कि जो सिलेबस है, ऐसे वैसे सिलेबस नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस करो अच्छे से, यूपीएससी निकल जाएगा इजिली, ठीक है। तो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के जो फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं अब, ठीक है ना। वो सभी आप कर दो। एप्लीकेशन पोर्टल मेरे ख्याल से 12 अक्टूबर है, लास्ट है 12 अक्टूबर, ठीक है ना। 12 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी के फॉर्म। तो यूपीएससी के फॉर्म कोई ज्यादा फीस भी नहीं है, 100 से 200 फीस होगी हमारी, ठीक है ना, 100 से 200 फीस है। उसको जल्दी से फिल कर देना। और देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। जो पहला टेस्ट होगा वहां पर प्रीमियम हो जाएगा, वो टेस्ट आपका जनरल स्टडी का होगा। अब जनरल स्टडी आप बुक ले लीजिए कोई भी जनरल स्टडी की, यही, या फिर आप एक काम कीजिए, जनरल स्टडी की भाई आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा 2 मंथ लग जाएंगे, ठीक है ना, 2 मंथ लग जाएंगे ज्यादा। लेकिन आप अगर मान लीजिए 2 आवर भी दोगे डे में, अगर 2 आवर भी जनरल स्टडी को दोगे और मैक्सिमम आवर अगर अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री को दोगे, तो भी आप इजीली फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर दोगे। क्योंकि देखिए रूल होता है यूपीएससी का, पहले फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप सेकंड में जा पाओगे, सेकंड राउंड में, ठीक है ना। तो पहले आपको फर्स्ट पेपर निकालना होगा। फर्स्ट पेपर कौन सा होता है? जनरल स्टडी। तो देखिए इजिली निकाल सकते हो आप इस एग्जाम को, जनरल स्टडी को आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए जनरल स्टडी कीजिए,
जनरल साइंस है ना, जो जनरल स्टडी, जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस की स्टडी कीजिए थोड़ी बहुत, ठीक है ना। उसके बाद आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो इसमें देखिए जनरल स्टडी जो है वो कितने नंबर का आता है, वो आता है 100 मार्क्स का, और जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो आता है 300 मार्क्स का। कितने का? 300 मार्क्स का वो आता है। अगर यहाँ पे आपको एक भी पोस्ट मिल जाती है साइंटिस्ट बी की, ये ग्रेड बी है, साइंटिस्ट बी पोस्ट है, और बहुत रिस्पेक्टफुल ये पोस्ट है आपके लिए, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड है, ठीक है ना, यूपीएससी की पोस्ट है ये। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप देखिए बहुत से स्टूडेंट हैं, मतलब कि मैं आपको बताऊं, मिनिमम स्टूडेंट ही मतलब कि यूपीएससी की और मतलब कि एमएससी करने के बाद थोड़ा सा फोकस कर पाते हैं, बहुत मिनिमम। हर साल अगर 2 लाख स्टूडेंट, हर साल बोल रहा हूं, हर साल अगर 2 लाख स्टूडेंट निकलते हैं एमएससी पास आउट करके, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ज्यादा 10,000, 20,000, 30,000 इतने भी मिल जाते, तो भाई 2 लाख में से कितना रेशो है, ये बहुत कम है। ये तो इतने स्टूडेंट के अंदर ये तैयारी करते हैं, और इनमें से क्वालिफाई कुछ एक स्टूडेंट का ही होता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप फोकस के साथ लगे रहोगे यूपीएससी पे, तो गारंटी के साथ आपका यूपीएससी भी क्वालिफाई हो जाएगा जियो साइंटिस्ट का। और करना क्या है भाई, 5 साल मतलब कि 6-7 साल हो गए कम से कम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और केमिस्ट्री 300 मार्क्स की आ रही है। जनरल स्टडी तो है, जो मान लो एक प्रकार से जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जनरल स्टडी उसकी ठीक होगी, और या फिर जो एचटेट की सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी जनरल स्टडी ठीक होगी, तो वो तो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट को इजीली क्वालिफाई कर सकता है। बस उसका सब्जेक्ट में पकड़ अच्छा होना चाहिए, जो उसका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में उसका पकड़ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 300 मार्क्स का वही आने वाला है। उसमें अगर अच्छे मार्क्स लेगा तो मान लो 400 में से अगर आपका 350 से अबव आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप लिस्ट के अंदर आ जाओगे। 350 से अबव नंबर तो देखिए अच्छे आने चाहिए, ये तो फाइनल है। 350 मतलब 350 से अच्छे मतलब हाई मार्क्स ले लोगे आप 350 तक, तो आपका कहीं ना कहीं रैंक के अंदर आप आ जाओगे, ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू है, उसके बाद सेकंड राउंड आएगा। लेकिन इस पोस्ट को अगर आप ले लेते हो, ये वाली पोस्ट अगर आपको मिल जाती है, तो भाई मजे आ जाएंगे, देखिए लाइफ में आपको मजा आएगा, मस्त, ठीक है ना। तो इस यूपीएससी की तैयारी जो है ना, बहुत अच्छे से मन लगा के कीजिए, आपके पास फुल टाइम है। ऐसा नहीं है, देखिए गवर्नमेंट ने फुल टाइम दे दिया है आपको जून के बाद, मतलब अभी तक टेस्ट नहीं लिया है, और जो भी बच्चा फोकस के साथ प्रिपरेशन कर रहा है अपनी, उसको देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी टेस्ट में, ठीक है ना, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो भी बच्चा मतलब कि आराम से, वो क्या भाई बहुत टाइम मिल गया है, इतना मतलब कि इतना तो सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट भाई इतना टाइम। देखिए एमएससी वाले जो एमएससी कर रहे थे उनको मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो एमएससी पास आउट हो चुके हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम था कि वो आसानी से मतलब कि कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और अभी भी टाइम दिया गवर्नमेंट ने, तो अभी तक नेट जेआरएफ की मतलब कि सीएसआई नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी डेट अभी तक नहीं आई है। आज 24 सितंबर है, जबकि बात हुई थी कब, जुलाई मिड में, और जुलाई मिड के बाद इन्होंने 11 अगस्त को निकाला था कि हम सिचुएशन हैंडल होने के बाद एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कर देंगे, लेकिन अभी भी वो डेट नहीं आई है। तो भाई टाइम ही टाइम है आपके पास, बस फोकस के साथ मोटिवेटेड होके अपने फोकस में मतलब कि जो भी आपका एम है, जो भी आपका ड्रीम है, उस ड्रीम की ओर चलिए और सीधा चलते रहिए। बस सुनिए मत किसी की, बस ड्रीम को देखिए। वो ड्रीम जिस दिन पूरा होगा, जिस दिन वो कंप्लीट होगा, उस दिन सारी भड़क मतलब कि आपके माइंड में जो है या दूसरों के है वो सारी निकल जाएगी। इसीलिए सिर्फ आपको जो करना है वो सिर्फ एक चीज पे, एक पॉइंट पे फोकस करना है, वो है आपका ड्रीम, जो आपको कंप्लीट करना है किसी भी हालात में, ठीक है ना, बस ये। ओके, तो देखिए ये तो मतलब कि जो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो फॉर्म निकला था उसके बारे में कुछ एक बातें थी, लेकिन अब जो मेरा पॉइंट है, अब जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। वो टॉपिक क्या है भाई, वो टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो देखिए सभी डेफिनेशन डाल लीजिए न्यूक्लिक एसिड की, आप सभी न्यूक्लिक एसिड की एक हेडिंग डाल लीजिए। अब हम न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड आखिरकार क्या होता है, तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, न्यूक्लिक एसिड इज ए माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड इज ए माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड यह जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है ना।
और देखिए इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कर लिया ना। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट इसका होता है ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लिक एसिड इज कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या कंटेन करके रखता है, वो स्टोर रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड स्टोर करके रखता है किस चीज को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या करता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है भाई, वो एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जो न्यूक्लिक एसिड है जो हमारा, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है। वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में वो ट्रांसफर करता है, कौन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए आखिरकार ये न्यूक्लिक एसिड जो है कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए लिख लिया ना आपने न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अब सब चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, इसलिए सब चीजें जो बोल रहा हूं आपको वो लिख लीजिए नोट्स में, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। बड़े हो चुके हो भाई, बच्चे नहीं हो, ठीक है ना, जो हर चीज आपको बोर्ड पे लिखवाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है। अब क्या है भाई, क्या है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखिए अब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है भाई। न्यूक्लिक एसिड जनरली जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो होते हैं टू टाइप के, टू टर्म में हम इसको स्टडी करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। किन किन टर्म में भाई, डीएनए में और आरएनए में। हम यहां पर न्यूक्लिक एसिड को जनरली कहां पर स्टडी करते हैं, डीएनए और आरएनए में, ठीक है ना, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है आरएनए। ध्यान से देख लीजिए, सेकंड नंबर पे क्या आता है, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ये तो सभी को पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। जनरली हम इसको बोलते हैं 2 डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। 2 डीऑक्सी जनरली जो हम यूज करेंगे ना, यहाँ पे हमारी जो यूनिट्स यूज करेंगे इसको हम जनरली इनको सुगर्स बोलते हैं। आरएनए और ये जो है वो सुगर्स हैं, वो सुगर मॉलिक्यूल हैं। जो आरएनए और डीएनए जो होता है ना, आरएनए और डीएनए में जनरली क्या क्या होता है, एक सुगर मॉलिक्यूल भी होता है, बेस भी होता है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है। तो पूरी डीएनए की हेलिक्स बनेगी, एक हेलिक्स बनेगी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और आरएनए का सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वो सब बनाऊंगा मैं, नो टेंशन, ठीक है ना, वो सब बना के दिखाएंगे आपको यहां पर, बस आप सुनते जाइए अच्छे से, ठीक है ना। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, जल्दी आप बना लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो इसकी फुल फॉर्म होती है भाई वो क्या होती है, इसकी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान से देख लीजिए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छे से लिख लीजिए भाई सभी, आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में, ठीक है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ऊपर ऊपर से ऐसा भी नहीं है मतलब कि सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। अब डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेट जेआरएफ यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के लिए उस पे आते हैं डायरेक्ट। तो देखिए हम डीएनए में और जो आरएनए में और ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इस न्यूक्लिक एसिड में कुछ मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी लिंकेज आपको डीएनए और आरएनए में मिलती है, वो पता है क्या होते हैं, बेस होते हैं। और वो बेस कौन से होते हैं भाई, वो बेस कौन से होते हैं, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। तो हमको पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स के कुछ एक डेरिवेटिव देखने होंगे, किसके, पिरिमिडिन्स और किसके, प्यूरिन्स के डेरिवेटिव। तो आप लिख लीजिए, आप ए डाल लीजिए, क्या है भाई, डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन्स।
डेरिवेटिव्स ऑफ pyrimidines, डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines। तो अब हम क्या करने वाले भाई स्टडी, हम किस चीज को स्टडी करेंगे भाई, डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines। किस चीज को, डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines को, ठीक है ना, ध्यान रखिए डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines को हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines में क्या क्या आता है भाई, यूरासिल, ठीक है ना, थायामीन, सिस्टोसिन। तो भाई ये यूरासिल कहां पे होता है, डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर होता है, नो सॉरी डीएनए के अंदर नहीं होता, आरएनए के अंदर होता है। ये कहां पर होता है भाई, आरएनए के अंदर, यूरासिल, क्या यूरासिल, यूरासिल कहां पे मिलता है हमें, आरएनए के अंदर, ठीक है ना। और जो हमारा थायामीन होता है, कौन सा, थायामीन, थायामीन हमें डीएनए के अंदर मिलता है, कहां पर, डीएनए के अंदर। और जो सिस्टोसिन होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों जगह पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों जगह, ठीक है ना। तो आप बनाइए इनका स्ट्रक्चर, इनका क्या है ये हम क्या पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड में, डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्योंकि डीएनए में आपको सुगर मिलेगा, बेस मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम फॉस्फेट ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। क्या क्या मिलेगा डीएनए में और आरएनए में, फॉस्फेट ग्रुप और क्या मिलेगा, सुगर और बेस। तो ये डेरिवेटिव pyrimidines और प्यूरिन्स जो है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। तो बेस, तो डेरिवेटिव ऑफ pyrimidines क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, ये देखिएगा, ये OH, ये OH, ये क्या है, यूरासिल, ये क्या है भाई, यूरासिल, यूरासिल जो कि कहां पे मिलता है, आरएनए के अंदर, ये है यूरासिल जो कि आरएनए के अंदर मिलता है। सेकंड नंबर पर हम क्या देखते हैं, सेकंड नंबर पर हम क्या देखते हैं, थायामीन। थायामीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाइए भाई, ये देखिएगा, इस जल्दी देखिए, थायामीन, ये क्या होता है, थायामीन, लिख लीजिए सभी, जल्दी लिखिएगा, ये क्या होता है, थायामीन होता है, थायामीन, ठीक है ना। ये क्या होता है, थायामीन, जो कहां पर मिलता है हमें, डीएनए में। थायामीन कहां पे मिलता है, किन लिंकेज में मिलता है, डीएनए की लिंकेज में जनरली हमें मिलता है, ठीक है ना, डीएनए में लिंक्ड होता है ये, ठीक है ना, डीएनए में थायामीन। ओके, थर्ड नंबर पे कौन सा डेरिवेटिव आता है, थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा डेरिवेटिव आता है भाई, थर्ड नंबर पे कौन सा डेरिवेटिव आता है, देखिएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा डेरिवेटिव आता है, सिस्टोसिन। क्या आता है, सिस्टोसिन का, ये देखिए, ये क्या है, सिस्टोसिन, ठीक है ना, सिस्टोसिन जो कि कहां पर मिलता है अभी हमें, सिस्टोसिन डीएनए एंड आरएनए दोनों जगह, डीएनए और आरएनए दोनों जगह हमें सिस्टोसिन मिलता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए आप सभी इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा गाइज, आप जल्दी कीजिए, इन सभी को कर लीजिए। ये कहां पर मिलता है हमें, सिस्टोसिन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों जगह में मिलता है, दोनों जगह लिंक्ड होता है ये बेस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है भाई। डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है ना, सभी कर लीजिए। डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स में क्या क्या आता है, एक तो आता है एडेनिन और दूसरा आता है गुआनिन,
ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, एडेनिन और गुआनिन। तो एडेनिन क्या होता है लिख लीजिए, सभी बनाइएगा। एडेनिन बनाइए भाई, एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए, सभी जल्दी बनाइएगा, आप सभी बना लीजिए इसको। ये देखिए क्या होता है भाई, ये क्या होता है, सभी बनाइए भाई इसको। आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी इसको अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये क्या होता है, क्या होता है भाई, ये हमारा क्या होता है, एडेनिन, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों जगह में मिलता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, एडेनिन, एडेनिन जो कि हमें कहां मिलता है भाई, डीएनए में भी और आरएनए में भी। डीएनए और आरएनए दोनों जगह जो हमें पाया जाता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या होता है, हमारा एडेनिन होता है। क्या होता है, एडेनिन, क्या, एडेनिन, जो कि डीएनए और आरएनए दोनों जगह पे हमें मिलता है। क्या है ये, एडेनिन है। क्या है ये, एडेनिन, एडेनिन जो कि डीएनए और आरएनए दोनों जगह पे हमें मिलता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम बनाएंगे गुआनिन। ये NH2, ये OH, ठीक है ना, ये NH2 और ये OH, तो ये क्या है, गुआनिन। ठीक है ना, सभी लिख लीजिए, क्या ये, गुआनिन, जो कि कहां मिलता है भाई, डीएनए और आरएनए दोनों जगह। ये इसकी लिंकेज जो है भाई, डीएनए में भी और आरएनए में भी, दोनों जगह इसकी जो लिंकेज है वो पाई जाती है, डीएनए में भी आरएनए में भी। ठीक है ना, गुआनिन। ठीक है ना, तो हमारा क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। ये क्या होते हैं भाई, ये हमारे क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है ना, मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स, ये डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है ना, तो हमको सबसे पहले क्या किया हमने, बेस में हमने सबसे पहले क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन्स, उसके बाद हमने किया डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। तो डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं भाई, डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन्स। तो सुनिएगा, डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन्स हमने क्या क्या किया, यूरासिल, थायमिन, सिस्टोसिन। डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स में हमने क्या क्या किया भाई स्टडी, क्या क्या किया हमने, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन कहां पे, आरएनए डीएनए दोनों जगह पर पाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं क्या, उसके बाद देखिएगा शुगर के बारे में स्टडी कराता हूं आपको, डी राइबोज, और हमें क्या क्या जो इसमें शुगर जो आपको रिक्वायरमेंट होगा, जो आपका डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें जो शुगर यूज करते हैं हम, वो शुगर कौन कौन सा होता है वो देखिएगा, वो दिखाते हैं आपको। तो देखिए आरएनए जो होता है ना, आरएनए जो आरएनए होते हैं वहां पर तो हमारा डी राइबोज यूज होता है, डी राइबोज। लेकिन डीएनए में क्या यूज होता है, 2-डीऑक्सी डी राइबोज, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज। क्या बोल रहा हूं, जो मेरा आरएनए होता है उस आरएनए के अंदर जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आरएनए में डायरेक्ट क्या होता है, डी राइबोज। क्या होता है, डी नेगेटिव राइबोस बोल सकते हो आप, डी नेगेटिव राइबोस। लेकिन जो मेरा डीएनए होता है उस डीएनए में मेरा 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोस यूज होता है। कौन सा, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोस। ठीक है ना, तो देखिएगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या यूज होता है, जो आरएनए में यूज होता है शुगर, वो शुगर का नाम क्या होता है, डी राइबोज। अब देखिए राइबोज आप सभी को आता ही होगा, राइबोज होता है एक, अरेबिनोज होता है। तो राइबोज के साइक्लिक फॉर्म बना सकते हो, पहले तो देखिए एसाइक्लिक, जो फिशर प्रोजेक्शन है वो बनाइए भाई। फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है राइबोज की, ये क्या होती है भाई, ये हमारी डी राइबोज होती है। ठीक है ना, डी राइबोज, डी नेगेटिव राइबोज बोल सकते हो आप इसको, डी नेगेटिव राइबोज। ठीक है ना, तो ये राइबोज होता है, और इसकी अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ तो वो कैसे बनेगी,
बस ये साइक्लिक हो जाएगी, ये इसकी साइक्लिक फॉर्म हो जाएगी भाई। ये क्या हो जाएगी, ये इसकी साइक्लिक फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है ना, ये इसकी साइक्लिक फॉर्म है। देख लीजिए ध्यान से, ये क्या है भाई, ये हमारी एक इसकी साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप हावर्थ प्रोजेक्शन में। हावर्थ प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई हम इसको, ये देखिएगा, राइट साइड जो भी OH है वो कहां पर आएगा, बिलो द प्लेन। राइट साइड जो भी OH है वो कहां पर आएगा भाई, बिलो द प्लेन, ठीक है ना, बिलो द प्लेन आएगा। लेकिन याद रखिए हमको क्या यूज करना है भाई, हमने क्या बनाना है, बीटा डी नेगेटिव राइबोस का हम यूज करते हैं। किस चीज का, बीटा डी नेगेटिव राइबोस, बीटा डी नेगेटिव राइबोस। दोबारा बोल रहा हूं, बीटा डी नेगेटिव राइबोस का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखिए राइट साइड होगा तो वो बिलो द प्लेन आएगा, लेफ्ट वाला अबोव द प्लेन आएगा, देखिए। और लेफ्ट वाला क्या होता है, बीटा डी नेगेटिव, बीटा होता है जनरली, और राइट वाला क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, अब देखिएगा आप, ये देखिए ये OH कहां पर है भाई, ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C2 कार्बन का OH कहां पर है, बिलो द प्लेन। C3 का कहां पर है, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। उसके बाद जनरली क्या है हमारा, ये CH2OH, ये क्या है भाई, इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे डायरेक्ट कनेक्ट है, और ये हमारा क्या है, CH2OH। ये आप कर दीजिए, एक काम कीजिए, ये मेरा क्या है, CH2 और ये OH, ठीक है ना। और यहां पर क्या है भाई, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला अबोव द प्लेन आता है, तो कर दीजिए, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा डी राइबोस। ये क्या है भाई, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डी राइबोस। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डी राइबोस, ठीक है ना। तो याद रखिए, तो यहां पर कौन सा यूज होता है भाई, बीटा डी नेगेटिव राइबोस यूज करते हैं हम आरएनए में। किसमें, आरएनए में हम बीटा डी नेगेटिव राइबोस शुगर का यूज करते हैं, बीटा डी नेगेटिव राइबोस शुगर का यूज करते हैं। तो डी राइबोस का स्ट्रक्चर ये होता है भाई, बना लीजिए आप सभी स्टूडेंट, इसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। आरएनए में यही डी जो राइबोस होगा, बीटा डी नेगेटिव राइबोस, इसका यूज करते हैं। नेगेटिव का मैंने बताई थी आपको, नेगेटिव मींस क्या होता है, नेगेटिव मींस लीव रोटेटरी रोटेशन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको डीएनए के बारे में बताता हूं कुछ। डीएनए क्या होता है, 2-डीऑक्सी, मतलब कि सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मैंने उसको किस चीज से रिप्लेस करा दिया, हाइड्रोजन से। अमोनिया से कराता तो क्या आता, 2 अमीनो 2-डीऑक्सी, 2-डीऑक्सी और डी नेगेटिव राइबोस, यही आता, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोस, ठीक है ना। यही होता है भाई, यही होता है, आप सभी को पता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल, देखिए यही स्ट्रक्चर था ना, यही तो स्ट्रक्चर था भाई, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब क्या है, बीटा डी नेगेटिव, बीटा मींस क्या है, ऊपर की तरफ क्या आएगा, OH। अब 2-डीऑक्सी मतलब कि सेकंड कार्बन पे जो OH है उसको रिप्लेस करा दिया मैंने हाइड्रोजन से। तो सेकंड कार्बन का रिप्लेस करा दीजिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करा दीजिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हाइड्रोजन से मैंने रिप्लेस करा दिया, ठीक है ना। यहां पर हाइड्रोक्सिल था, इसकी जगह हाइड्रोजन ले आया, ठीक है ना। और ये क्या है, ये CH2 और ये OH, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होता है, ये कौन सा शुगर होता है भाई, कौन सा, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोस, जो कि डीएनए में यूज होता है, जो कि डीएनए में यूज होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मैं बेसिक यूनिट करा रहा हूं जो आपका भी यूनिट में यूज होगा डीएनए स्ट्रक्चर बनाने में, और जो आपका आरएनए स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर जो यूज होगा ना न्यूक्लिक एसिड में, वो बना रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए हमको बायोलॉजी के अंदर तो जाना नहीं, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, हमको बायोलॉजी के अंदर तो डुबकी मारनी नहीं, हमको ऊपर के पार्ट करने हैं न्यूक्लिक एसिड के, और वो मैं आपको करा रहा हूं, वो पार्ट मैं आपको करा रहा हूं कि केमिस्ट्री का कहां पर यूज है, केमिस्ट्री का कहां पर यूज है न्यूक्लिक एसिड में। तो वही पार्ट हम यहां पर कर रहे हैं, जैसे कि हमने बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया था, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री कराया था, क्या क्या केमिस्ट्री का यूज होता है वहां पे, फोटोसिंथेसिस सब, मतलब बहुत ही बड़ी थी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी प्रकार से हम बायो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। क्या बायो ऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक मतलब, बायो इनऑर्गेनिक मतलब क्या था, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट का एडिशन, ठीक है ना, एडिशन, ठीक है ना। उसी प्रकार ये क्या होता है, बायो ये क्या होता है भाई,
बायो प्लस ऑर्गेनिक, बायोलॉजी प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या यूज है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव ये फॉर्म होती है जनरली, ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा इन दोनों को ऐड करके जो मतलब केमिस्ट्री का बायोलॉजी के अंदर क्या यूज है आप ये बोल सकते हो, ठीक है ना, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोलॉजी के अंदर जो यूज होता है वही हम यहाँ पर बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बायो ऑर्गेनिक है उसमें स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिए। तो ये डीएनए क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सुगर है जो यूज होगा किसमें, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, किसमें, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में, ओके। अब देखिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको देखिए भाई। तो देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में अब स्टडी करेंगे ना। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आप एक हेडिंग डाल लीजिए, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को ही स्टडी करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को आराम से अच्छे से सुनिएगा। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है वो बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक मिनट रुकिएगा, क्या बोल रहे हैं, बेसिक जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो जो बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड की वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स को कंप्लीट क्या कर दूं, हाइड्रोलाइसिस कर दूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो मेरा क्या क्या निकल के आता है, फॉस्फोरिक एसिड, क्या, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और बेस। क्या निकल के आता है भाई, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। दोबारा लिख लीजिए, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या बोल रहा हूं, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड्स and complete hydrolysis of nucleotides then give a phosphoric acid, base and sugar, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारा जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स है, अभी आपको न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स भी बनाएंगे आपके पास, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जनरली पता किन चीजों से बनता है, सुगर प्लस फॉस्फेट से, कंप्लीट सॉरी सुगर प्लस फॉस्फेट से नहीं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनता है, बेस प्लस शुगर से, याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, बेस प्लस शुगर से, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट से, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो आपसे डिफरेंट जनरेट करे कोई न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में तो बता दीजिएगा आराम से। क्या है, न्यूक्लियोसाइड तो वो होता है जहां पर बेस और शुगर ऐड हो, सिर्फ जहां पर बेस और शुगर पाए जाए, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स वो होता है जहां पर हमारा पास क्या आ जाए भाई, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, मतलब कि तीनों ही ग्रुप, तीनों ही लिंकेज वहां पर आ जाए, फॉस्फेट की भी, बेस की भी और हमारे शुगर की भी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो भाई ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स को अगर मैं क्या कर दूं, कंप्लीट हाइड्रोलाइज, कंप्लीट हाइड्रोलाइज, न्यूक्लियोटाइड्स की मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करता हूं। जनरली न्यूक्लियोटाइड्स किन चीजों से बनता है भाई, आप लिख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, शुगर प्लस बेस से, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स को अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, मेरे पास क्या निकल के आता है भाई, लिख लीजिए, क्या निकल के आता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है भाई, जैसे कि ये हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। क्या होता है ये, H2PO3, H2PO, एक मिनट रुकिए, H2PO4,
फोस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, H2PO4, लेकिन वो नेगेटिव है, H3PO4 कर दें हम, ठीक है ना, H3PO4 ये होता है क्या, फोस्फोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं क्या, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, लिख लीजिए H3PO4 इज ए फोस्फोरिक एसिड, H3PO4 सभी ने स्टडी किया ना इसको, H3PO4 दिस इज ए फोस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आता है, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइज न्यूक्लियोटाइड्स को कर दूं, और क्या निकल के आता है, सेकंड नंबर पे सुगर निकल के आता है, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे निकल के आता है हमारे पास बेस, फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे निकल के आता है बेस, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, आप इनको स्टडी कर लीजिए, क्या निकल के आता है, फोस्फोरिक एसिड, सुगर और बेस, ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं, न्यूक्लियोटाइड्स को कंप्लीट हाइड्रोलाइज कर दूं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से कर लीजिए, ये बना लिया होगा आप सभी ने, ये आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं किस चीज की भाई, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फेट ग्रुप जो फोस्फेरिक एसिड ये होता है, सुगर क्या होता है, जैसे कि RNA DNA, जैसे कि हमारा डी राइबोज और 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज, बीटा डी नेगेटिव राइबोज और बीटा डी नेगेटिव राइबोज और 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज, ठीक है ना। ओके, ये हमारे सुगर होते हैं। बेस क्या होते हैं, जैसे कि पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स, ये बेस होते हैं। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं अब हम बात करेंगे भाई, जो बेस होता है भाई, हमारा डीएनए क्या क्या कंटेन करके रखता है, हमारा डीएनए क्या क्या कंटेन करके रखता है भाई, देखिएगा ये है हमारा डीएनए। तो ये जो डीएनए है वो बेस कौन कौन से बेस कंटेन करके रखता है, बेस कंटेनिंग ठीक है ना। तो जो हमारा डीएनए है वो कौन से बेस को कंटेन करके रखता है, सुन लीजिए, किसको भाई, थायामिन, गुआनिन, एडिनिन और क्या, सिस्टोसिन, और क्या होता है भाई, सिस्टोसिन, ठीक है ना। और क्या होता है, सिस्टोसिन, एस कर लेना, SINE, सिस्टोसिन, ठीक है ना, सिस्टोसिन, वो मैंने सी लगा दिया था, पीछे भी एस कर लेना, ठीक है ना। तो बेस जो होते हैं डीएनए के अंदर वो ये होते हैं, थायमिन, गुआनिन, एडिनिन और सिस्टोसिन, ठीक है ना। और जो सुगर होता है, जो हमारा सुगर होता है अभी, सुगर जो होता है वो क्या होता है भाई, जो हमारा सुगर होता है वो क्या होता है, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज, बीटा डी नेगेटिव राइबोज, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है भाई, सुगर होता है, ये हमारा सुगर होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे डीएनए में, ये हमारा क्या होता है डीएनए में, और क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप, और क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप, ठीक है ना, फोस्फोरिक एसिड जनरली, ठीक है ना, इनमें जो लिंक्ड होता है वो क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप, कर लीजिए। और क्या होता है भाई, फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट, ठीक है ना, फोस्फेट जैसे कि ये इस टाइप से लिंक्ड होता है, ठीक है ना, इस टाइप से ये लिंक्ड होता है, ये नेगेटिव चार्ज और ये इस टाइप से लिंक्ड होता है, ठीक है ना। ओके, तो कर लीजिएगा आप, ओके, इस चीज को आप कर लीजिएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों लगाया, क्योंकि आगे किसी और के साथ भी बॉन्ड बना सकते, जैसे कि, और मतलब कि मान लीजिए किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सुगर के साथ ही कनेक्ट होगा, तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव लिया है, और ये सुगर के साथ जैसे कि डी राइबोज के साथ बीटा 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, तो याद रखिए। ओके ओके, तो देखिए भाई ये हो गया। अब देखिए, अब आप देखिए आरएनए, अब देखिएगा आप किस चीज को, आरएनए को, ठीक है ना। अब आप आरएनए को स्टडी कीजिए भाई, अब आप आरएनए को स्टडी कीजिएगा, ठीक है भाई। अब आप आरएनए को स्टडी कीजिएगा। जो आरएनए हमारा होता है, हमारा क्या होता है भाई, यहां पर जो हमारा आरएनए होता है, उस आरएनए में क्या है, उस आरएनए में भाई क्या है, ध्यान से कीजिए। आरएनए जो होता है वो बेस जो कंटेन करके रखता है वो क्या क्या होता है, सुनिए, यूरासिल, क्या क्या होता है भाई, यूरासिल होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन होता है, और क्या होता है, गुआनिन होता है,
और क्या होता है गुआनिन, और क्या होता है सिस्टोसिन, और क्या होता है सिस्टोसिन होता है, ठीक है ना। और हमारा क्या होता है भाई ये सिस्टोसिन होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा शुगर होता है यहां पर, वो शुगर क्या होता है हमारा यहां पर जो शुगर है भाई, वो शुगर क्या होता है बताइए भाई जल्दी से। यहां पर शुगर होता है डी राइबोस, डी नेगेटिव राइबोस, डी नेगेटिव राइबोस। और क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप, और क्या होता है भाई फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। किसमें आरएनए में, आरएनए में भी यही होता है, बस यूरासिल का ही डिफरेंस आता है यहां पर किस चीज का यूरासिल का ही डिफरेंस आता है, और सभी तो ग्रुप सेम ही होते हैं, ठीक है ना। वहां पर बस शुगर में भी थोड़ा डिफरेंस आता है, क्या 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोस यहां पर नहीं होता, ठीक है ना। ओके याद रखिएगा इसको, यहां पर भी क्या होता है बीटा डी नेगेटिव। ओके तो ये कर लिया ना सभी ने। अब देखिए जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, जो हमारा इनका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर हम बता देते हैं, जो आरएनए और डीएनए के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए क्या होता है। देखिए इस टाइप से, ये हमारा क्या है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। देख लीजिए ये कनेक्ट किसके साथ होता है भाई शुगर के साथ, ये किसके साथ कनेक्ट होता है शुगर, और किसके साथ बेस के साथ, ये शुगर के साथ क्या कनेक्ट है बेस। देख लीजिए ये फॉस्फेट ग्रुप है और शुगर के साथ क्या कनेक्ट है बेस, ठीक है ना। उसके बाद अगेन हमारा क्या है फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अगेन हमारा क्या है शुगर, शुगर के साथ क्या है बेस, शुगर के साथ हमारा बेस लगा है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ठीक है भाई। ओके तो इस टाइप से स्ट्रक्चर चलता है डीएनए और आरएनए में, ठीक है ना। तो हमारा जो डीएनए और आरएनए होता है ना, उस आरएनए में जो न्यूक्लिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली इस टाइप से चलता है, इस टाइप से वो स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है ना। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है भाई, इसको कर लीजिए आप सभी, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है जनरली इस टाइप से चलता है, इस टाइप से बनता है वो, ठीक है ना। अब डीएनए में कैसे बनेगा, आरएनए में कैसे बनेगा, वही चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर शुगर के साथ बेस कनेक्ट है, यहां पर क्या भाई शुगर के साथ क्या है कनेक्ट, शुगर के साथ यहां पर बेस कनेक्ट है, क्या बेस कनेक्ट है। अब हम बताएंगे आपको कि लिंकेज कैसी होती है भाई, ये शुगर के साथ बेस तो कनेक्ट है, लेकिन यहां पर बेस के साथ और शुगर के साथ जो लिंकेज होगी वो कैसी होगी, शुगर और बेस की जो लिंकेज होगी वो कैसी होगी, फॉस्फेट की लिंकेज कैसे होगी, ठीक है ना। अब ये सभी चीज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम डीएनए के अंदर शुगर और बेस के बीच में जो लिंकेज होती है, जो लिंक ये किस टाइप से किस लिंकेज से ये आपस में जुड़ता है, ठीक है ना। तो वो लिंकेज कौन सी होती है भाई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर मेरी कहीं पर भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो लिंकेज आ रही है तो वो उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बन और नाइट्रोजन अगर आपस में कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम जनरली एक पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। यहां पर क्या ये अमाइड बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर जो इसको क्या बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हमने इसको नाम दिया, वो क्या दिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों हुई पता है, कुछ पता है ना, क्योंकि यहां पर ग्लूकोज यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का यूज है, ठीक है ना, यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का यूज है, इसीलिए हमने इनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सी लिंकेज होती है भाई, यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब देखिए हम डीएनए के बारे में कुछ स्टडी करने हैं, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा मेरी बात की ओर। अब हम क्या करेंगे, डीएनए में जो लिंकेज होती है वो कौन सी होती है, इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेरा शुगर है, शुगर, उस शुगर का जो कार्बन 1 है, तो डीएनए में हम कौन सा शुगर यूज करते हैं, डीएनए में क्या करते हैं भाई, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोस, ठीक है ना। इसका क्या यूज करते हैं हम, C1 कार्बन, इसका C1 कार्बन, शुगर का C1 कार्बन, शुगर का C1 कार्बन, अगर मेरा जो शुगर है वो किस बेस के साथ कनेक्ट है, पिरिमिडिन बेस के साथ कनेक्ट है,
सुन लीजिएगा ध्यान से, डीएनए में अगर सुगर पिरिमिडिन बेस के साथ कनेक्ट है तो वो किसके साथ कनेक्ट होगा? N1 कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना। किसके साथ? पिरिमिडिन्स बेस। अगर वो किसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर वो जो मेरा सुगर है, अगर सुगर बॉन्डिंग बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है मेरे पिरिमिडिन डेरिवेटिव के साथ, तो हमारा जो सुगर का C1 कार्बन है वो पिरिमिडिन डेरिवेटिव के जो पिरिमिडिन बेस है उसके N1 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। किसके साथ? पिरिमिडिन बेस के N1 कार्बन के साथ, सॉरी N1 नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। डीएनए में अगर हमारा जो डीएनए है, डीएनए हो बेशक से आरएनए हो, इस चीज को तो आप लिख लीजिए, बेशक से मेरा डीएनए हो, बेशक से मेरा आरएनए हो। अगर मेरा सुगर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो पिरिमिडिन्स के साथ बना रहा है, तो वो किसके साथ बनाएगा? पिरिमिडिन बेस में किसके साथ वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा? तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सुगर का जो C1 कार्बन है वो पिरिमिडिन बेस के नाइट्रोजन 1 के साथ बनाएगा, N1 के साथ। किसके साथ? N1 के साथ, ठीक है ना। पिरिमिडिन बेस के N1 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तो यहां पर क्या क्या होती है भाई? यहां पर आप लिख लीजिए C1 N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। यहां पर क्या होता है? C1 N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर प्रेजेंट होती है। तो आप इसको कर लीजिए, C1 और R1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है यहां पर? C1 N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है ना। सुन लीजिए, C1 और N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। C1 और N1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिएगा, सुनिए ध्यान से। जो मेरा आरएनए होता है, जो आरएनए क्या बोलेंगे हम? डीएनए और आरएनए दोनों ही लिख लीजिए बेशक से, डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए के लिए, दोनों के लिए ही यही होता है। अगर हमारा यहां पर और लिख लीजिए, और क्या है? डी राइबोज, ठीक है ना। अगर मेरा डीएनए है तो डीएनए के लिए तो 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोज यूज होगा। आरएनए तो आरएनए के लिए बीटा डी नेगेटिव राइबोज यूज होगा, ठीक है ना। और भाई कार्बन दोनों का सेम होता है, C1 कार्बन ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, आरएनए में भी डीएनए में भी C1 कार्बन ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन करता है, आरएनए और डीएनए में भी। लेकिन पिरिमिडिन्स है तो N1 बनाएगा, और प्यूरिन्स है, अगर बेस हमारा क्या है? प्यूरिन्स। अगर हमारा बेस क्या है? प्यूरिन्स। अगर हमारा बेस क्या है भाई? प्यूरिन्स है, तो कौन बनाएगा अभी बॉन्ड? तो मेरा कौन बनाएगा? N9। तो मेरा जो नाइट्रोजन 9 वाला है, N9 जो है, वो क्या बनाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पर कौन बनाएगा भाई? C1 और N9 के बीच में क्या बनती है? यहां पर क्या होता है भाई? C1 एंड N1 के बीच में क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 और N1 के बीच में, ठीक है ना। आप कर लीजिए इसको, आप सभी लिख लीजिए इसको। यहां पर क्या होता है? C1 और N9 के बीच में, ठीक है ना। C1 और N9 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या कराया? डीएनए और आरएनए का जो सुगर है उसका C1 कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके साथ बनाता है? अगर पिरिमिडिन बेस है तो N1 के साथ बनाएगा, और प्यूरिन्स बेस है तो N9 के साथ बनाएगा। तो अब आपको करके दिखाते हैं, अब आपको बना के दिखाएंगे भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम आपको आखिरकार ये होता क्या है, यहां पर सुगर और बेस बन रहा है। तो मैंने आपको सुगर और बेस जनरली क्या बताया था? अगर सुगर बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है, तो अगर सुगर और बेस आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर मेरा न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है तो मेरा न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो हम इनको बोल सकते हैं जनरली क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। तो अब हम न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर ही करते हैं। ये जनरली क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स ही है, ठीक है ना। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। ये क्या है भाई? ये हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं। कर लीजिए आप अच्छे से इनको। ये क्या है भाई? ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। हो गया। अब देखिएगा, अब हम न्यूक्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया भाई, ये तो हमने आपको करा दिया है, बता दिया। अब हम डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे, डीएनए और आरएनए के लिए न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड्स,
ठीक है भाई, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स। अब हम न्यूक्लियोसाइड्स बनाएंगे किसके लिए, सबसे पहले हम डीएनए की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड्स में हम किसका स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम स्टडी करते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को हम स्टडी करते हैं। तो देखिए हम डीएनए में क्या लेंगे, मैं बता देता हूं आपको। डीएनए में हम क्या क्या ले सकते हैं भाई, हम डीएनए में यूरासिल को छोड़ के, यूरासिल को छोड़ दो बस, आप यूरासिल को छोड़ दो, और आपका जो शुगर है ना 2-डीऑक्सीबीटा डी नेगेटिव राइबोस जो है, उसका जो C1 कार्बन है, यूरासिल को छोड़ के, ठीक है ना, थायामिन के साथ सिस्टोसिन, एडेनिन, गुआनिन, आपका क्या क्या होता है भाई, क्या क्या होता है, थायामिन, सिस्टोसिन, गुआनिन, एडेनिन, इन चारों में से किसी के साथ भी बना लेगा। अगर पिरिमिडिन है तो उसके N1 के साथ बनाएगा, अगर वो क्या प्यूरिन्स है तो N9 के साथ बनाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए भाई, आप ले लीजिए हमारा राइबोस, ये आपने बीटा, ये देखिए आपने क्या क्या ले लिया, ठीक है ना, ये क्या ले लिया हमने, बीटा 2-डीऑक्सीबीटा डी नेगेटिव राइबोस ले लिया, ठीक है ना। इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कराना है, पिरिमिडिन्स, हमने पिरिमिडिन्स, हम पिरिमिडिन्स में ले लेंगे भाई थायामिन, थायामिन ले लिए, बेशक से सिस्टोसिन ले लीजिए, हमने थायामिन ले लिया, मान लीजिए थायामिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, थायामिन का स्ट्रक्चर यही होता है ना, किया है आपने, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये क्या होता है, थायामिन, ये क्या है जनरली, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा थायामिन है। तो यहां पर क्या होगा, आप बताइए भाई, यहां पर जनरली क्या होगा भाई, यहां पर थायामिन में किसके साथ बॉन्डिंग बनेगी, किसके साथ बॉन्डिंग बनेगी, N1 के साथ। तो यहां पर N1 क्या है, ये देखिए N1 यहां पर कौन सा होगा भाई, ये होगा या ये होगा, N1, N1 भाई, N1, जल्दी बताइए गाइस, बताइए भाई, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन पता है क्या है, इसके साथ बॉन्डिंग इस वाले के साथ बनेगी या इस वाले के साथ। अब हम N1 नाम कहां से देंगे, यहां से देंगे या यहां से देंगे, देखिए यहां पर क्या है, दोनों तरफ क्या है, क्या भाई, यहां पर इस तरफ भी क्या है OH ग्रुप, इस तरफ भी क्या है OH ग्रुप। तो हम N1 किसको देते हैं, बस आपको यही चीज आपको यहां पर डिफाइन करना है, ठीक है ना, ओके, याद रखिए। तो हम यहां पर मैं बता देता हूं, इसको हम N1 नेम देंगे, ठीक है ना, N1, ठीक है ना, किसको, इसको, ठीक है ना। यहां से हम बॉन्डिंग बनाएंगे, यहां से, इससे हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग जनरेट करेंगे, किससे जनरेट करेंगे भाई। तो लेकिन आप एक चीज, आप खुद दिमाग लड़ाओ, आप खुद बताओ मेरे को, आप बताइए कि कहां पर कौन बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा या ये बनाएगा, बताइए भाई, जल्दी बताइए। यहां पर क्या है कि यहां पर देखिए, यहां पर इस तरफ से भी क्या हो रहा है, कंजुगेशन, ठीक है ना, इस तरफ से भी होगा और इस तरफ से भी क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। तो दोनों ही नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे भी, इस नाइट्रोजन पे भी, देखिए इस नाइट्रोजन पे भी, इस नाइट्रोजन पे भी, दोनों ही जगह क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। और देखिए इस नाइट्रोजन पे भी मिथाइल का इफेक्ट थर्ड पे लग रहा है। देखिए अगर ये पॉजिटिव आई इफेक्ट लगा रहा है तो इस नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव, मतलब 3 नंबर पे, इस पे भी 3 नंबर पे। तो मतलब कि आप एक तो चीज आपको पता लग गया होगा, N1 हम इसको भी ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसको लोगे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कहां पर भाई, ये OH, ये CH3, इस पे भी देखिए ये 3rd नंबर पे है, ये हमारा 2nd नंबर पे OH है, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो आपने ये ले लिया, मान लीजिए ये N1 ले लिया, तो ये क्या है हमारा C1 और ये हमारा क्या है N1, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, कैसे बनेगी, अब ये पता है भाई आपको, ये बॉन्डिंग कैसे होती है, कुछ है आइडिया। तो देखिए C1 और कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगी, ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ये कंजुगेट इस पे करेगा, फिर जो पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे नाइट्रोजन पे, उस पॉजिटिव चार्ज को कौन, ये बॉन्ड क्या है, न्यूट्रलाइज करता है। और यहां से क्या होता है, जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो यहां से न्यूट्रलाइज हो जाता है, और यहां से OH और ये H निकल जाता है, क्या निकल जाता है यहां से, वाटर, यहां से हमारा वाटर निकल जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, देख लीजिए, ये हमारी फाइनली लिंकेज जनरेट हो जाती है, C1 और कार्बन के बीच फाइनली ये बन जाएगा भाई,
तो आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है भाई। ठीक है ना भाई, कर लिया ना। ये देख लीजिए, ये हो गया, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। और इसका अगर मैं नाम लिखूं, क्या होगा नाम, तो नेम लिखिए इसका 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबो भाई। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, राइबोसिस्टोसिन राइबोथायामिन, ठीक है ना। इसका ये नाम हम लिख देंगे, ठीक है ना, राइबोथायामिन, ठीक है ना, राइबोथायामिन। ओके, तो आप इस चीज को कर लीजिए, क्या नेम होगा, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोथायामिन, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स है, ठीक है ना, ये क्या है भाई न्यूक्लियोसाइड्स। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए भाई, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, 2-डीऑक्सी बीटा डी नेगेटिव राइबोथायामिन। और इसका और भी एक और नेम लिख सकते हैं, इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या, 2-डीऑक्सी थायामिन। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 2-डीऑक्सी थायामिन, ये भी बना सकते, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड्स, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड्स बन गया। अब इसको 1 मिनट का टाइम देख लेते हैं भाई। गाइस टाइम हो चुका है बस, ठीक है ना। अब हम बाद में करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बता देता हूं, देखिए ये क्या है न्यूक्लियोसाइड। अब मैंने लिंकेज किसके साथ किया है, पिरिमिडिन्स के साथ। अब आप लिंकेज किसके साथ करोगे, एडिनिन या गुआनिन के साथ। वो क्या होते हैं, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में आप लिंकेज किसके साथ करोगे, कैसे करोगे भाई प्यूरिन्स में लिंकेज कैसे करोगे, बता सकते हो क्या, N9 के साथ। तो वो अब आप करिएगा, ठीक है ना। तो अब आप वो करिए, फिर मैं आरएनए के स्ट्रक्चर में आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आरएनए बाद आपको आगे मतलब कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको कराएंगे, और फिर आपका न्यूक्लिक एसिड फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।